हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। उसके देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी हम आज देखने वाले हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और ये डिसाइड करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है? 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच out of 10,000 10% debentures are redeemable within the 12 months of the date of balance sheet. They will be shown in the current liabilities as short term borrowings in the balance sheet. तो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। 10,000 डिबेंचर्स इशू किए गए थे, ठीक है। तो हमारी कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए गए जो कि लंबे समय के लिए थे, ठीक है। तो क्लियरली ये 10,000 डिबेंचर्स हमने कहाँ दिखाए होंगे? नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंडर। कौन सा सब हेड? अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। उसके अंडर आपने ये 10,000 डिबेंचर्स दिखाए होंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि अब यहां पर इन 10,000 डिबेंचर्स में से हम 1000 डिबेंचर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वो हम रिडीम कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स। अगले 12 महीने में, अगले 1 साल के अंदर अंदर इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से एक पार्ट, एक हिस्सा 1000 डिबेंचर्स का हम क्या करने जा रहे हैं? रिडीम करने जा रहे हैं, ठीक है, या सेटल करने जा रहे हैं अगले 12 महीने में, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई लॉजिकली कि भाई अब अगर ये अगले 12 महीने में जो हमें लाइबिलिटी सेटल करनी है, इसको हम कहाँ दिखा देंगे? इसको हम दिखाएंगे अंडर करेंट लाइबिलिटीज। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप दिखाते रहोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जैसे ही कोई पार्ट या हिस्सा अगले 12 महीने में रिडेम्पशन के लिए, रीपेमेंट के लिए ड्यू हो जाता है, ठीक है, तो उसको आपको तुरंत उस हिस्से को यहां से उठाना है और करंट लाइबिलिटी के अंडर डालना है। लेकिन करंट लाइबिलिटी के अंडर भी कौन से हेड में? सब हेड कौन सा होगा? ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स या अदर करंट लाइबिलिटीज। तो देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है, वो क्या? करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंडर वो लोन्स आएंगे जिनको आपने इनिशियली शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? इस लोन को या 10,000 डिबेंचर्स को आपने इशू कितने के लिए किया है? लॉन्ग टर्म के लिए किया है, ठीक है। तो इसीलिए आपने इसको लॉन्ग टर्म में दिखाया। वहीं पर अगर मैं डिबेंचर्स को इशू करती, इनिशियली इशू करती 12 महीने के लिए ही, ठीक है, तो मैं उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिखाती। या मैंने अगर कोई लोन लिया है 1 साल के लिए लिया है, ठीक है, तो इनिशियली आपको ये देखना है कि जब वो आप बोरोइंग ले रहे हो या जो भी उधारी है, जो लोन ले रहे हो, इनिशियली उसका इंटेंशन क्या है? लंबा समय या छोटा समय, ठीक है। आपको इनिशियल इंटेंशन पे फोकस करना है। अब यहाँ पर इनिशियल इंटेंशन क्या था? नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाना, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए था ये हमारा इनिशियल इंटेंशन, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाया। अब ध्यान देना, जब भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक हिस्सा आप रीपे करने जा रहे हो अगले 12 महीने में, ठीक है, तो अब इनिशियल इंटेंशन उसका लॉन्ग टर्म ही था, तो गलती से भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंडर नहीं दिखाओगे। ये बहुत बड़ी गलती है जो करते हैं सब, ठीक है। आपको उसे कहाँ दिखाना होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं दिखा सकते, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं दिखा सकते, ट्रेड पेबल में नहीं दिखा सकते। तो जिसका कोई नहीं, उसकी अदर करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये आप दिखाओगे अदर करेंट लाइबिलिटीज के अंडर। ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहां तक बिल्कुल सही चल रहा था, दे विल बी शोन इन द करेंट लाइबिलिटीज, यहां तक परफेक्ट था। बट जैसे ही उन्होंने ये बात बोल दी एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ये आपको हमेशा याद रखना है लाइफ में कि भाई इनिशियल इंटेंशन क्या था वो लोन लेने का। अगर इनिशियली ही शॉर्ट टर्म था तो आप उसको डायरेक्ट शॉर्ट टर्म में दिखाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का कोई हिस्सा आप अगले 12 महीने में पे करने वाले हो, कोई पार्ट रीपे करने वाले हो, उसको गलती से भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं दिखाओगे, क्योंकि इनिशियल इंटेंशन शॉर्ट टर्म नहीं था, ठीक है, लॉन्ग टर्म था। इसीलिए उसको हम उठा के कहाँ पर डालेंगे? अदर करेंट लाइबिलिटीज में। समझ में आ गया? ठीक है, चलो वेरी गुड।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी डिविडेंड होता है उसमें हम बेस लेते हैं पेड अप कैपिटल का, ठीक है, उसके हिसाब से हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, पे करते हैं पेड अप कैपिटल पे, ठीक है। तो जो भी आपका पेड अप कैपिटल है डिविडेंड उस पर पे किया जाएगा। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डिबेंचर्स आर शोन अंडर द हेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। तो डिबेंचर्स को हम कहाँ दिखाते हैं, अंडर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो क्लियरली ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। डिबेंचर्स को हमेशा हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाते हैं जनरली। अगर बोला है कि 12 महीने के लिए इशू किया है तो ही शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाएंगे। चलो नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज शोन एज अ लाइन आइटम। बिल्कुल ट्रू। लाइन आइटम मतलब क्या, मतलब मेन हेड, ठीक है। तो मेन हेड और सब हेड मैंने आपको पूरा समझाया है। तो हम क्लियरली शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का एक अलग से मेन हेड है, या उसको हम लाइन आइटम बोलते हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स फंड के बाद आता है और नॉन करेंट लाइबिलिटी से पहले आता है, ठीक है। जो सेकंड नंबर वाला आपका मेन हेड है दैट इज दिस। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर शोन एज इन्वेंट्रीज इन द बैलेंस शीट। चलो बहुत बढ़िया, ये भी इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये पांचों स्टेटमेंट्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल इज शोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बैलेंस शीट। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होता है सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल को हम ट्रेड रिसीवेबल के अंडर ही दिखाते हैं बैलेंस शीट में। रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व्स नॉट टू कॉल एट एनी टाइम इट डिजायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रिजर्व कैपिटल होता क्या है। अब हम लोगों ने रिजर्व कैपिटल एक चैप्टर में डिस्कस किया है क्लास 12th में। वो कौन सा चैप्टर है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ कि रिजर्व कैपिटल होता क्या है। उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में, ठीक है। कई बच्चे इसको कैपिटल रिजर्व समझ लेते हैं जो कि गलत है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। कैपिटल रिजर्व बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट हम अलग से एक अपनी गुल्लक बना के रख लेते हैं, एक रिजर्व बना के रख लेते हैं। किस पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो वो जो फंड्स हैं, वो जो गुल्लक में जो पैसा है, वो हम उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो हम उसको क्या बोल देंगे, कैपिटल रिजर्व। लेकिन जनरल रिजर्व क्या होता था, जनरल रिजर्व जो होता था हमारा, वो होता था किसी भी पर्पस के लिए। आपने प्रॉफिट में से एक अलग हिस्सा निकाला है, गुल्लक बनाई, एक जनरल गुल्लक बनाई है, उस गुल्लक को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, वो जनरल गुल्लक है। लेकिन जो स्पेसिफिक गुल्लक बनाते थे हम, उसको नाम हम क्या देते थे कैपिटल रिजर्व। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व, इसमें आप देखो जरा, सेकेंड वर्ड रिजर्व बोल रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब ये किस नेचर का है, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो आपको कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल रिजर्व क्लियर हो गया। अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है, यहां पर सेकंड देखो आप, सेकंड वर्ड क्या है, कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का आइटम है। मतलब जैसे हमारा शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो शेयर कैपिटल में से ऐसा मान के चलो कि कुछ कैपिटल जो हमने रोक के रखा है, रिजर्व करके रखा है, जो अभी तक बुलवाया नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। आ रहा है समझ में। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे सपोज एक शेयर इशू किया कंपनी ने, अभी हम सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। कंपनी ने एक शेयर इशू किया और एक शेयर होल्डर बना, उसने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू थी, ठीक है। लेकिन इस 10 रुपए में से कंपनी ने अभी सिर्फ 8 रुपए ही बुलवाए हैं और उस शेयर होल्डर ने हमें 8 रुपए दे दिए, ठीक है। कंपनी ने बोला कि हे शेयर होल्डर, अभी आपको हमें सिर्फ 8 रुपए ही देने हैं, ठीक है, 2 रुपए हम अभी आपसे नहीं बुलवाएंगे, ठीक है। 2 रुपए अभी क्या है आपका, अनकॉल्ड है, जो कंपनी ने नहीं बुलवाया है। और कंपनी क्या बोल रही है कि ये हम तभी बुलवाएंगे जब धरती फट जाएगी और आसमान निगल जाएगा हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, मतलब जब कंपनी का अंत आने वाला होगा, वाइंड अप होने वाला होगा, लिक्विडेशन होने वाला होगा, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि जब बहुत ही खराब समय आएगा, ठीक है,
₹2 हम तब आपसे बुलवाएंगे जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब हमारी कंपनी अगर बंद होने की कगार पे आ जाती है, वाइंडिंग अप होता है या लिक्विडेशन होता है। आ रहा है समझ में? तो ये जो ₹2 है, क्या किया है आपने, ये कैपिटल था ₹10 का, ठीक है, शेयर कैपिटल है, तो इसमें से आपने ₹2 को क्या किया है, रोक के रखा है, रिजर्व करके रखा है। ऐसे याद रखोगे कि तो रिजर्व कैपिटल का मीनिंग हमेशा याद रहेगा। समझ में आया? तो ये ₹2 आपका क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ऐसा पैसा, ठीक है, ऐसा मनी जो अभी कंपनी ने, शेयर्स का ऐसा पैसा, शेयर कैपिटल का ऐसा पैसा जो अभी कंपनी ने शेयर होल्डर्स से बुलवाया नहीं है, अनकॉल्ड है, ठीक है, लेकिन कंपनी उसको तभी बुलवाएगी जब लिक्विडेशन होगा या वाइंडिंग अप होगा, ठीक है, तब बुलवा सकती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिजर्व कैपिटल। आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्या बोला है, देखो, रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व्स नॉट टू कॉल एट एनी टाइम इट डिजायर्स। तो ये तो फॉल्स है ना, एब्सोल्युटली। लिक्विडेशन के टाइम तो रिजर्व कैपिटल को बुलवाया जा सकता है। आया समझ में? तो बोल रहे हैं कि कभी भी नहीं बुलवा सकते, तो ये तो गलत है। ये जो ₹2 है, अनकॉल्ड है, अभी शेयर कैपिटल का हिस्सा जो अभी तक बुलवाया नहीं गया है, लेकिन बुलवा लिया जाएगा अगर कंपनी इन केस लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है तो। ठीक है, तो क्लियरली ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट, इफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है, जो हमें ट्रेड रिसीवेबल मिलना था पैसा, ठीक है, हमारे डेटर्स से या बिल रिसीवेबल से, ठीक है, वो हमें मिल रहा है 12 महीने के बाद। अब 12 महीने के बाद मिल रहा है तो मतलब पहली कंडीशन तो टूट गई, ठीक है, कि 12 महीने के अंदर मिलना चाहिए तभी करंट असेट में आएगा, ठीक है, तो ये 12 महीने की पहले वाली कंडीशन तो टूट गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से एक्सीड हो रहा है लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल से पहले मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो दूसरी कंडीशन भी टूट गई, मतलब 12 महीने के बाद मिल रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद मिल रहा है। तो क्लियरली ये करंट असेट तो नहीं है। आ रहा है समझ में? तो करंट असेट में आपका ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं, इट इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म नेचर का है, ठीक है, इसको हम करंट नेचर में बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो इसको हम, ये आपका लॉन्ग टर्म नेचर का ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, इसलिए इसको हम करंट असेट्स में नहीं दिखाएंगे। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज। कितनी बड़ी गलत बात बोली है इन्होंने। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज होता क्या है, ऐसी लाइबिलिटीज जो अभी लाइबिलिटी बनी नहीं है, ठीक है, हमें वो बन सकती है इन फ्यूचर, अभी बना नहीं है वो चीज़, ठीक है, जैसे आपने डिविडेंड प्रपोज किया, ठीक है, लेकिन वो अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो प्रपोज डिविडेंड आपका क्या बन जाएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी चीज़ें, ऐसे आइटम्स जो अभी लाइबिलिटी बने नहीं है लेकिन इन फ्यूचर बन सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो वो होते हैं आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। तो जो लाइबिलिटी बनी ही नहीं है उसको बैलेंस शीट में मैं क्यों दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन कर देते हैं कि ये चीज़ें, आइटम्स जो है हमारे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में है, मतलब ये फ्यूचर में लाइबिलिटी बन सकती है, उसका एक हम नोट्स टू अकाउंट्स में एक पॉइंट डाल देते हैं। आ रहा है समझ में? तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ को कभी भी हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उन्होंने बोला कि हम बैलेंस शीट में उसको करंट लाइबिलिटीज की तरह दिखाएंगे, जो कि एब्सोल्युटली फॉल्स है। क्लियर हो गए? तो ट्रू और फॉल्स के सारे क्वेश्चंस, आपको सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए, ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। चलो, तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।